तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना का टेस्ट। सबसे पहले तो बेसिक टेस्ट कि क्या कोरोना है या नहीं है। तो देखिए, कोरोना लाइक इलनेस, जब आपको सिम्टम्स ऐसे हों या आप किसी से संपर्क में आए हों, उसके बाद कुछ सिम्टम्स डेवलप हों, तो सबसे पहले तो आपको अपने फैमिली फिजिशियन या जो भी आप रूटीन जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उनसे बात करनी चाहिए। आपको बात करें, टेली कंसल्ट लें, उनसे अपना केस डिस्कस करें कि आपको ये हो रहा है। आप इस 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले किसको मिले और क्या आपकी घर में फैमिली में किसी और को कोई सिम्टम है या नहीं है। तो ये सारी जानकारी जब आप अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या सिम्टम हैं या नहीं हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको टेस्ट करवाना है, या अगर जैसे कुछ कन्फर्मेटरी सिम्टम हैं, जैसे लेफ्ट आई की अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो वो कन्फर्मेटरी है, उसमें हमें पता ही है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोरोना होगा ही होगा। इसी तरह अगर लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आ जाता है तो भी बिल्कुल पूरा अंदेशा यही होता है कि कोरोना लाइक इलनेस है और सिम्टम्स हैं। बाकी सारे सिम्टम्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे एक बार फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर। तो अगर आपको बुखार है, अगर आपको खांसी, सूखी खांसी है, अगर आपको गले में खराश है, अगर आपको रनिंग या स्टफ़ी नोज़ है, अगर आपको सिर दर्द है, अगर आपको राइट लोअर एब्डोमेन में पेन है, घुटने से नीचे दर्द है, स्मेल और टेस्ट आपका चला गया है, भूख आपकी मर गई है, शरीर में थकावट है, वीकनेस है, स्किन लेफ्ट साइडेड स्किन की रैश है, सिर दर्द है, चेस्ट में पेन है, कोई भी ठंड लगती है, चिल्स हैं, कोई भी ऐसा सिम्टम जो आपको रूटीन में न होता हो, तो हमारे शक की सुई कोरोना पे चलती है। और खासकर यदि घर में 2 लोगों को इकट्ठे कोई सिम्टम आ जाएं और दोनों को चाहे अलग अलग, जो मैंने क्लासीफाई किए हैं उसमें से चाहे अलग अलग सिम्टम हो, तो कोरोना इलनेस का हमें पूरा पूरा शक हो जाता है। और इसके 2 टेस्ट अब उपलब्ध हैं हमारे पास। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसमें सिर्फ नाक में स्वैब डाल के सैंपल लिया जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और नाक में डाल के लिया जाता है उसका सैंपल, सिर्फ नाक में, गले में नहीं डाला जाता। रैपिड एंटीजन का आधे पौने घंटे में रिजल्ट भी आ जाता है। तो जहां इमरजेंसी वाला केस हो या जहां स्क्रीनिंग करनी हो वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 65% तक सस्पेक्टेड नेगेटिव आ सकता है। हालांकि सुबह से 3 या 4 सवाल ये आ चुके हैं, जी मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो अब मेरा इसका क्या मीनिंग है। तो अगर आपका रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है तो वो गलत नहीं आता, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, वो फॉल्स नहीं फॉल्स पॉजिटिव नहीं आता। यही क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने सारे डाउट क्लियर करने के लिए जो सुबह से सवाल आए हुए थे उनका जवाब देने के लिए इस सेशन को शुरू किया है कि रैपिड एंटीजन अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका कोरोना पॉजिटिव है, आपको आरटी-पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप आरटी-पीसीआर इसलिए करा सकते हैं कि उसमें हमें सीटी वैल्यू चाहिए होती है। सीटी वैल्यू होती है साइक्लिक थ्रेशहोल्ड वैल्यू। तो वो अगर ज़्यादा आती है, वो नाक वाली आ सकती है 18-20 आ सकती है, और गले वाली आ सकती है 21 से 22 आ सकती है, और ज़्यादा भी आ सकती है। तो उसमें हमें वायरल लोड का पता लगता है और इंटेंसिटी का पता लगता है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वायरस कितना कंटेजियस है, कितना गंभीर होने वाला है। तो ये जो टेस्ट हैं ये हम करते हैं आरटी-पीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आरटी-पीसीआर का टेस्ट है, इसमें सीटी वैल्यू, हालांकि अधिकतर लैब्स इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं, सीटी वैल्यू की वैल्यू नहीं हमें देते। तो अगर आप रिक्वेस्ट करें अपनी लैब को, शायद वो दे दें आपको। सीटी वैल्यू अगर मिल जाए तो हमें पूरा वायरस का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना वायरस है, कितना आपका वायरल लोड है, कितना ज़्यादा आप कंटेजियस रहेंगे, उसका हमें अंदाज़ा लग जाता है।
विच हेल्प्स। लेकिन अगर एस्टेब्लिश हो गया कि आपको कोविड पॉजिटिव हैं, तो कोविड पॉजिटिव में आप पहले दिन हम कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो आप टेस्ट इसके साथ साथ ही आपको करवा लेने चाहिए। उसमें हीमोग्राम या सीबीसी और साथ में सीआरपी क्वांटिटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि सीआरपी ही हमें बताएगा कि हमारे अंदर जो कोरोना और हमारे बॉडी की फाइट चल रही है वो किस लेवल की है और उसकी वजह से कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है और आने वाले समय में कितना हमारे लंग्स को डैमेज हो सकता है। तो आपको एक अंदाजा मैं दे देता हूं, अगर हमारी सीआरपी वैल्यू, वैसे तो 10 से नीचे को नॉर्मल गिनते हैं, लेकिन अप टू 6 अगर हम सीआरपी क्वालिटेटिव कराएं तो उसमें प्लस माइनस बताते हैं, तो वो अप टू 6 होता है। लेकिन आपने सीआरपी क्वांटिटेटिव कराना है। सीआरपी क्वांटिटेटिव अगर आपका 10 से नीचे है तो आपको माइल्ड डिजीज होगी कोरोना की। लेकिन अगर 6 से कम है तो बहुत कम, इसको हम कम की श्रेणी में लेते हैं, नॉर्मल गिनते हैं। अगर अप टू 10 है तो माइल्ड डिजीज होगी। अगर अप टू 26 है तो मॉडरेट डिजीज है, मॉडरेट डैमेज हो सकता है, निमोनिया होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर 100 चला जाता है तो क्रिटिकल है, डायर इमरजेंसी है, आप आईसीयू में पहुंचेंगे, फिर प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड निमोनिया है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। एक डी डायमर टेस्ट है जो एक ब्लू टॉक ट्यूब होती है उसमें लिया जाता है, और जो हमारे क्लॉट्स की मैकेनिज्म को बताता है कि ये जो वायरस है ये हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कितना अफेक्ट करेगा, खून के थक्के बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर डी डाइमर ज़्यादा आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, और जिस लैब में हो वहीं पे विद इन 1 आवर इसको प्रोसेस करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज करके इमीडिएटली इसको टेस्ट को करना पड़ता है। तो डी डायमर, सीआरपी, ईएसआर, हीमोग्राम, ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि कोविड में हम करते हैं, सस्पिशन वालों में भी, ताकि हमें ये देखिए, कोविड की मोर्टेलिटी भारत में बहुत कम है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, हम जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, साथ के साथ कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन चल रही है, WHO और CDC की गाइडलाइंस, प्लस हमारी IMA इसमें काम कर रही हैं, डॉक्टर के अग्रवाल जैसे धुरंधर इसमें लगे हुए हैं पूरे भारत को गाइड करने के लिए। तो इतनी गाइडेंस, इतनी मेडिकल एजुकेशन स्प्रेड करने की वजह से अवेयरनेस है, और जितनी मॉर्टेलिटीज़ हो रही हैं वो लेट डायग्नोसिस की वजह से हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि जानकारी नहीं है और लोग अपना ऑक्सीजन टेस्ट और ब्लड टेस्ट किए बिना घर बैठे हैप्पी हाइपॉक्सिया का इंतज़ार करते हैं। हाइपॉक्सिया, उनका ऑक्सीजन लेवल तो कम हो जाता है लेकिन तकलीफ कोई नहीं होती, बैठे हैं, बेड रेस्ट है, बैठे हैं। एग्जर्शनल हाइपॉक्सिया का इंतजार, वो एग्जर्शन करते ही नहीं तो एग्जर्शनल हाइपॉक्सिया नहीं होता, हैप्पी हाइपॉक्सिया हो जाता है। तो अगर घर बैठे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 70-80 चला गया, निमोनिया हो गया, एस्टेब्लिश बीमारी आप घर में लेके बैठे हैं बिना एडवाइस के, तो वो आप मुश्किल में रहते हैं। तो इसीलिए आज हमारा इसकी जानकारी देने का मकसद ही यही है कि आपको अगर कोरोना लाइक इलनेस है, डॉक्टर आपका डाउट प्रोड्यूस करता है, तो या तो RT-PCR कराइए इमीडिएटली, और साथ में हीमोग्राम प्लस अपना CRP और ESR ये, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डी डाइमर, और अगर CRP आपका 26 या 10 से ज़्यादा आता है तो HRCT टेस्ट होता है, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन चेस्ट का हम करवाते हैं निमोनिया देखने के लिए, और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर लेके 6 मिनट का वॉक टेस्ट तो आपने डे 1 से करना है। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे 6 मिनट पैदल चलिए, आपको सांस नहीं फूलना चाहिए, आपकी चलने की क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, और आपका ऑक्सीजन लेवल 5 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये अपना डायग्नोसिस अर्ली लेने के लिए, और जब अर्ली डायग्नोसिस होगा तो नेचुरली कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, हमें परेशानी कम से कम उठानी पड़ेगी, हमें बड़े आसानी से हम लोग इस वायरस का मुकाबला कर पाएंगे। तो मैं एक बार आपको सारे टेस्ट दोबारा से रिपीट कर देता हूं जो मेरे भाई, इसके साथ साथ हम लोग फेरेटीन कराते हैं,
कई केसेस में प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट कराते हैं, फिब्रिनोजन लेवल कराते हैं, एलडीएच कराते हैं, ट्रोपोनिन लेवल कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। ऐसे कई टेस्ट हैं, लेकिन ये सब हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तब जाया जाता है और तब ये सारे टेस्ट होते हैं। वरना ये जो बेसिक टेस्ट हैं वो हम करवाते हैं, तो इन टेस्ट के साथ हमें एक फेयर अंदाज़ा मिल जाता है कि कितनी इलनेस है और कितनी हमारी। एक सवाल ये आया हुआ है सुबह से कि रिस्क फैक्टर किसका ज़्यादा है। तो देखिए, कोरोना का रिस्क फैक्टर अब सिर्फ 2 लोगों में रह गया है, जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनकी कमर का साइज़ फीमेल महिलाओं में 80 सेंटीमीटर और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और जिनका HbA1c आपका 6.5 से ज़्यादा है। तो इन केसेस में हाई रिस्क है, बाकियों में लो रिस्क है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से हाई रिस्क और लो रिस्क की डेफिनेशन है। कोई भी डिजीज़ अगर आपको हार्ट की है, किडनी की है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर कुछ भी अनकंट्रोल्ड है आप डेफिनेटली रिस्क पे हैं। तो कोरोना ने हमें एक सिग्नल दिया है, खतरे की घंटी बजाई है कि कोई भी आप अपना डिजीज़ है, आप अपने जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं, जो हेल्थ की डेफिनेशन है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें और उसको फॉलो करें। ये एक क्लियर इंडिकेशन हमें मिल रही है। तो हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम WHO को ले लें, रेफर करें, तो हेल्थ की mere absence of disease is not health। अगर आप सिर्फ बीमारियों से मुक्त हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बीमारी नहीं है तो आपको कोई डिजीज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको बीमारी नहीं है तो कोई डिजीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या है आपका, अगर आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप अच्छी स्टेट ऑफ बीइंग में हैं, तो आपको हेल्दी गिना जाता है। मेंटली भी स्वस्थ हैं, फिजिकली भी स्वस्थ हैं और स्पिरिचुअली भी स्वस्थ हैं, तो हम आपको हेल्दी की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो देखिए, लैब टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में यही हमें बेनिफिट है। हम इन टेस्टों के हिसाब से ही अगर चलेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे। आप बीमारी अगर आएगी भी तो वो लो ग्रेड की होगी, आपको परेशानी कम से कम मिलेगी और आप बड़ी आसानी से इसमें विजय पा पाएंगे इस पे। जी, एक बार मैं फिर सम अप कर देता हूँ। 1-2 भाई अभी जुड़े हैं। तो देखिए, जब आप सपोज मैं आपको पूरा डिफाइन करता हूँ। सपोज आप बाहर कहीं मीटिंग के लिए गए, या आपके घर में कोई, या ऑफिस में आपके कोई सज्जन बाहर से मीटिंग में आए, तो आपने एहतियात के नियम टूट गए, आपकी किसी मजबूरी से टूट गए, या तो दोनों में से किसी ने मास्क नहीं लगाया, कुछ खाना पड़ गया आपको मजबूरी में साथ, या 3 फुट या 6 फुट, वैसे तो 6 फीट हम कहते हैं, लेकिन कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही है। अगर 3 फीट का आपका डिस्टेंस भी टूट गया और आपने मिलने की जो टोटल पीरियड है वो भी 20 मिनट से ज़्यादा हो गया और सारे पैरामीटर्स टूट गए, तो आप अपने आप को, हम ये एडवाइस करते हैं कि 5 दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करें और उनसे संपर्क में रहें कि कहीं उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डेफिनेटली 5 दिन आपको पूरी तरह से आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। अपनी फैमिली से भी आइसोलेट करके आप अपने आप को रखें। तो ये पैरामीटर्स ज़रूरी हैं। ये आप अगर ऐसा रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये पैरामीटर्स आपको रखने पड़ेंगे। तो इसी पैरामीटर्स के साथ आप अगर 5 दिन के बीच में कोई सिम्टम्स आपको डेवलप हो जाते हैं तो आप अपने फिजिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से आप एक टेली कंसल्ट के वाया बात करेंगे कि मैं ऐसे ऐसे इनको मिला था और मेरे में ये सिम्टम आ रहे हैं, तो अब बताइए मेरे लिए
क्या करना है। तो वो आपके रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपके फैमिली फिजिशियन है तो आपके रिस्क फैक्टर भी जानते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको अगर कहीं इमरजेंसी में कोई सर्जरी है, कहीं ट्रैवल करना है, तो वो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट भी आधे घंटे में आ जाता है। या फिर वो आपको, अगर आप उनको पूरा पूरा डाउट है, तो RT-PCR आपका एडवाइस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको अपने फैमिली से 9 दिन आइसोलेशन रखवा के फिर 5 दिन आप फैमिली क्वारंटीन होके आप अपने फैमिली से मिल सकते हैं। तो ये, और अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है या डॉक्टर को क्लिनिकली वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये कोरोना लाइक इलनेस है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली में भी किसी को आ गया है और फैमिली को कोई और सिम्टम है, जो मैंने नए सिम्टम्स लिस्ट किए थे आज ही शुरुआत में, इस सेशन के शुरुआत में ही मैंने लिस्ट किए थे, अगर वो भी आते हैं तो डेफिनेटली हमें बिल्कुल पूरा पूरा अंदाज़ा आ जाता है कि कोरोना लाइक इलनेस है। तो हम कई बार उसमें, और फैमिली में अगर दो बंदे या 3 बंदे सभी को आ जाते हैं, तो हम पूरी फैमिली को इकट्ठा कोहार्ट आइसोलेशन में रख के एंड क्लिनिकली उनको जो जो इंडिकेटेड कुछ दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। इवन होम्योपैथी में हमारी एस्टैब्लिश्ड दवाई ब्रायोनिया इस कोविड-19 के लिए बिल्कुल, ब्रायोनिया अल्बा हम 30 पोटेंसी में इसको यूज़ करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो वो बिल्कुल उसमें शुरुआत से भी हम दे देते हैं। और प्लस इसमें फिर हीमोग्राम और साथ में CRP क्वांटिटेटिव और ESR, और अगर ज़रूरत लगे जैसे रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली फेरेटिन, डी डायमर, HRCT, ये सारे टेस्ट होते हैं इसमें। आप लोग हेल्पलाइन से जुड़ के हमें अपने अपने टेस्ट के बारे में, आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि आप लोग जुड़ सकते हैं, कभी भी कोई भी सवाल मेरे से कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूं। आप लोग किसी भी हालत में व्हाट्सएप के जरिए कोई भी सवाल हो इस कोरोना लाइक इलनेस से संबंधित कभी भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कभी भी मेरे से सवाल कर सकते हैं, इमीडिएटली उसका समाधान किया जाएगा। और अपनी रिपोर्ट्स शेयर करके भी जानकारी आप ले सकते हैं, किसी भी तरह की आपको जो भी जानकारी चाहिए हो। तो टेस्ट के बारे में अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये सेशन 2-3 दिन से खूब सारे सवाल इसके बारे में आ रहे थे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई करने के लिए, तो इसमें एक क्लैरिटी बड़ी आसान होगी कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन कोविड की पॉजिटिविटी जानने के लिए ये 2 टेस्ट हैं। एक और टेस्ट है जो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे से पूछा गया सर एंटीजन टेस्ट कराऊं या एंटीबॉडी टेस्ट कराऊं, तो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसमें IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgG एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराए जाते हैं जब आपको सिम्टम्स शुरू हुए तो उसके 28 दिन बाद, उस 28 दिन बाद इसके कराने का ये मकसद होता है कि आपको हमें ये पता लगे कि आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, आई हैं या नहीं आई हैं। तो इससे कन्फर्म, पहली बात तो इससे यह कन्फर्मेशन, अगर आप में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं तो ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि आप कोरोना आपको हो चुका है और अब वो इलनेस ख़त्म है। और अगर डिज़ायर्ड वैल्यू से ज़्यादा आते हैं, 30, 35, 40 मिलती हैं, तो आपको बिल्कुल ये आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए फिट हो जाते हैं। और ये जानकारी आपकी बढ़ा दें कि अगर एक कोविड जिसमें एंटीबॉडीज सफिशिएंट हैं, अगर वो जवाब देता है तो धन्यवाद, कई सज्जन जुड़ रहे हैं, मनोज गर्ग जी बहुत शुक्रिया, रेणुका जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। तो प्लाज्मा अगर आप एंटीबॉडीज डोनेट अपने करने के लिए फिट हो जाते हैं तो एक आदमी की डोनेशन से 4 आदमियों को वो प्लाज्मा जा सकता है, जो सीवियरली इल, जो ICU में हैं या जिनका इलनेस जिनकी लंबी होती जा रही है, जो रिकवर रूटीन दवाइयों से नहीं हो रहे, तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको यही है कि आप हेल्पलाइन पे हेल्प लीजिए। अगर आपको, देखिए पहली बात तो एहतियात बरतें। एहतियात में बार बार मैं ये समझाता हूँ कि क्रॉस वेंटिलेशन वाली जगह में रहें। अगर AC एनवायरनमेंट और सील्ड घर में रहेंगे तो कोरोना इलनेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपने ऑफिसेज और घर की खिड़कियाँ खुली रखें, AC जरूर चलाएं, कार का भी AC चलाएं, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन रखें। अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें रूम में।
मकसद ये है कि देखिए ड्रॉपलेट से ही फैलता है। अगर नोज हमारा ये नाक से ही द्वार है इसका, तो अगर द्वार बंद कर लेंगे तो घर का गेट हम किस लिए लगाते हैं, कुत्ते बिल्ली बड़े कोई ना आए घर में, तो ये भी द्वार है, अगर द्वार के आगे गेट लगा लेंगे तो बच गए। तो अगर ये बंद रहेगा तो आप सेफ हैं। कोई अगर आपके सामने कोविड पॉजिटिव आके भी छींकता है तो आपका मास्क आपको बचा सकता है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, मास्क को मास्क की तरह लगाएं, यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा रुका होना चाहिए, ये पूरा एरिया कवर होगा। और कई लोग क्या करते हैं, घर से शुरुआत में मास्क लगा लिया और ऑफिस गए मास्क उतार दिया, फिर पूरा दिन वहां काम कर रहे हैं, फिर आते समय फिर मास्क लगा लिया। तो मास्क का यूज कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको कोई पूछ के आपसे मिलने नहीं आएगा और उस हो सकता है उनको इतने कम सिम्टम हों या अभी उनको सिम्टम्स डेवलप ना हुए हों। देखिए स्टडीज और रिसर्च में ये मिला है कि अगर सपोज आप आज किसी से मिले हैं और आज से चौथे दिन आप में सिम्टम्स आने शुरू हों, लेकिन उससे 2 दिन पहले भी आप में वायरल लोड बहुत हाई होता है और आप कंटेजियस होते हैं, तो उस वक्त भी आप बीमारी को फैला सकते हैं और आपको जानकारी भी नहीं होती। तो आज की डेट में हम ये एज्यूम करके चलें कि मुझे भी और मेरे सामने वाले सभी को कोरोना है, तभी हम सही एहतियात बरत सकते हैं। और एहतियात और सही एजुकेशन ही इस बीमारी से हमें बचा सकते हैं। यही हमारा सही तरीका है बचने का। मैं बार बार फिर रिपीट करता हूं, हाथ धोने को हम इसलिए कहते हैं आपको कि कोई आपको मिलने आ गया, उसने आपकी सरफेस को टच कर दिया और उसको जानकारी नहीं है कि वो पॉजिटिव है, तो आपका सरफेस इन्फेक्ट हो गया। तो अगर आप हाथ धो लेंगे, चाहे उस सरफेस को भी हाथ लगा दें, तो भी बच गए। इसीलिए बार बार हाथ धोना वैलिड है, खासकर खाने से पहले 100%। और दूसरा, आपने मास्क को टच नहीं करना और प्रॉपर मास्क लगाए रखना है, उसको नहीं हिलाना है आपने। ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप कोविड को हरा पाएंगे। और यस, देखिए पहली बात तो पूरा एहतियात बरतें। नहीं, अगर एहतियात बरते बरते भी अगर आपको लगता है कोविड लाइक इलनेस हो गई है, तो अपने फैमिली फिजिशियन से या किसी भी हेल्पलाइन से आप बात कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे हो गया है, तो अब बताइए क्या किया जा सकता है। तो आजकल क्लिनिकली हमारे सभी साथी बिल्कुल आपके सिम्टम्स सुन के आपको बता देंगे, प्लस ये पूछेंगे कि घर में किसी और को है या नहीं है, तो इंडिकेशन आपको मिल जाएगी कि उनको क्या कोरोना लाइक इलनेस घर में हुई है या नहीं हुई है। तो वो बिल्कुल आपको 100% जानकारी हमारी क्लिनिकल, देखिए बेस्ट डायग्नोसिस इज मेड इन क्लिनिक्स नॉट इन लैब्स, ये बड़ी पुरानी कहावत है। तो क्लिनिक आपका डॉक्टर आपको बता देगा टेली कंसल्ट के थ्रू आपको। और अगर कंफर्मेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली RT-PCR टेस्ट आप करवा सकते हैं। चंडीगढ़ में, पंचकूला में, मोहाली में, सब जगह अब उपलब्ध है। हमारे ट्राई सिटी में, पंचकूला में मेट्रोपोलिस लैब में उपलब्ध है, मोहाली में सोहाना हॉस्पिटल में और ग्रेशियन हॉस्पिटल में उपलब्ध है, और चंडीगढ़ में अतुल्या लैब व SRL लैब, ये 5 जगह ट्राई सिटी में RT-PCR उपलब्ध है। 2000 रुपये इसका सिर्फ लिए जाते हैं और 24 आवर्स में नॉर्मली इसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो ये इसकी इंडिकेशन है। देखिए अगर बाई चांस, एक बात और है, अगर बाई चांस आपने मास्क नहीं पहना, छींक या खांसी आती है, तो ये तरीका है, ऐसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर मास्क ऑन रहेगा तो डेफिनेटली। हाँ, एक बात और, एक अभी सवाल आया था कि क्या एक मास्क सफिशिएंट है या कौन सा मास्क लगाना चाहिए। देखिए वैसे तो एक मास्क सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको पता है आप कहीं नई जगह मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं हाई रिस्क वाली जगह पे जा रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल N95 मास्क पहन लीजिए और उसके ऊपर आप ऊपर से एक सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं, डिस्पोजेबल, ताकि आप मीटिंग करें, मीटिंग करके आके उस डिस्पोजेबल मास्क को अपना डिस्कार्ड कर दें। डिस्पोज करने का भी तरीका आपको बता देता हूं। जो भी कोविड सस्पेक्ट हैं, अपने जितने आर्टिकल्स हैं, जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको 3 दिन के लिए एक
बैग, जिप लॉक बैग या गांठ बांध दें, किसी पॉलीथिन बैग में बंद करके उसको रखें। 3 दिन के बाद वो आप कहीं भी उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये रूल है इसका। तो एक बार मैं समअप कर देता हूं, RT-PCR या रैपिड एंटीजन। तो देखिए, अगर जल्दी है या कोई डिमांड मौके की ऐसी है या शक बहुत कम है, सिर्फ आप रूल आउट करना चाहते हैं, कई लोग डिमांड कर लेते हैं कि मेरे से मिलने आना है तो भाई कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आना, तो उस केस में आप रैपिड एंटीजन करा सकते हैं, वरना रिलायबिलिटी RT-PCR की ज़्यादा है। और लैब से अपनी रिक्वेस्ट करें कि वो आपको CT वैल्यू ज़रूर बताएं, ताकि आपको वायरल लोड, आपका डॉक्टर असेस कर सके कि आपको वायरल लोड कितना है। इसके साथ साथ आपने, जैसे ही आपको शक लगे तो CBC और हीमोग्राम ये आपने करवा लेना है। और इसमें CRP और ESR जरूर हो, CRP क्वांटिटेटिव हो, और CRP की वैल्यू हमने कोशिश करना है कम से कम हो। आइडियली हम कोशिश करते हैं 1 रखने की, लेकिन अगर अप टू 6 है तो भी नेगेटिव आता है। 10 तक चिंता की बात नहीं है, 10 से ऊपर आपको निमोनिया होने का काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। अगर 26 है तो मॉडरेट निमोनिया होगा, लेकिन अगर 100 है तो क्रिटिकल है, उस केस में आपको ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। साथ साथ कोविड एंटीबॉडीज़ का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। कोविड एंटीबॉडीज़ आप इलनेस के 28वें दिन आप करा सकते हैं, और 28 दिन बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपको कोरोना हुआ है पिछले 3 महीनों में या नहीं, और अगर आपको हुआ था तो कितनी एंटीबॉडीज़ आपको बन गई, और क्या आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की कि सबको बिल्कुल सही उनके जवाब मिल जाएं, और आप सब सेफ रहें, एहतियात बरतें जैसे आपको समझाया जाता है। लेकिन मैंने अपना नंबर हेल्पलाइन का दे दिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप सवाल लेने से न हिचकिचाएं। इसी के साथ इजाज़त लेता हूं, अगले लाइव तक बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ना।